रात के 2 बजे थे, लेकिन कमरे की बत्ती जली हुई थी। मुंह से चादर हटाकर मैंने देखा तो अवाक रह गया। शाबान रो रहा था। मैंने उठकर घड़ी एक बार फिर देखी और उसके नज़दीक पहुंच गया। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था। देख भी रहा हो तो यह जान पाना बहुत मुश्किल था कि वो कहाँ देख रहा है, क्योंकि पानी के 2 बड़े मोती उसकी आंखों पर जड़े थे। डबडबाई आंखों के पश्चात से जैसे अदृश्य सिसकियों का नाद बज रहा था। मैंने करीब पहुंचकर हाथ उसके कंधे पर रखा, किंतु उसने मेरा हाथ झटक दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने मुंह भी दूसरी ओर फेर लिया। मैंने हाथ की उंगलियों उसके बालों में फिराई, लेकिन उससे भी मेरे और उसके बीच आत्मीयता के समझौते परवान चढ़ते नहीं दिखाई दिए। आज शाम से ही उसकी आंखों में जो बेगानापन मेरे लिए उगा था, वह मुझे आहत किए हुए था। समय का अंतराल भी उस पर बेअसर सिद्ध हो रहा था। मेरे और उसके रिश्ते की फसल जैसे कोई हमसे छिपाकर काट ले गया था और हमें भनक तक नहीं हो पाई। मैंने पैरों में चप्पल डाली और दरवाज़ा खोलकर उसके लिए पीने का पानी लेने बाहर चला गया। मैं लौटा तो शाबान कुर्सी पर बैठा हुआ ही नीचे की ओर झुका हुआ था। वह अपने सामान में जैसे कुछ ढूंढ रहा था। देखते ही देखते उसने अपने बाहर फैले बिखरे कपड़े तहाकर सूटकेस में रखने शुरू किए और झटपट तैयार होने लगा। रात को 2 बजे उसे पुश्तैनी से कपड़े बदलकर तैयार होते हुए देखता तो मैं रहा, किंतु यह मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बोला जाए। लेकिन जब जूते पहनकर उसने सूटकेस हाथ में उठाया तो मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? वापस लौट रहा हूँ। वह उसी उदासीनता से बोला, क्यों? आपको मालूम है? मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछता क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम जानते हो कि जो कुछ तुम पिछले 2-3 घंटों से कर रहे हो उससे मुझे कितना कष्ट हो रहा है? मेरा कष्ट कौन देख रहा है? तो तुम दूसरों का बदला मुझसे लोगे। दूसरे आपके नज़दीक जो हो गए हैं। इस बार उसने मेरी ओर देखा भी। शायद उसे लगा होगा कि वह कोई बहुत चुभती बात कर रहा है जो ज़रूर मुझे कौचेगी। इसी से वह अपनी बात की प्रतिक्रिया मेरे चेहरे पर देखने की लालसा को दबा नहीं पाया। देखो शाबान, तुम यह सूटकेस यहाँ रख दो, पानी पियो, मुंह धोकर मेरे पास बैठो और नए सिरे से सारी बात पर फिर से सोचो। फिर भी यदि तुम्हें लगे कि मैंने कोई अपराध किया है तो इस बेल्ट से पूरी ताकत लगाकर मुझे घायल कर देना। कहते हुए मैंने सामने दीवार पर टंगी चमड़े की बेल्ट उतारकर शाबान की ओर बढ़ाई। उसने एक बार बेल्ट की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखता हुआ वापस लौटा। सूटकेस उसने नीचे रख दिया। वह थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, क्योंकि अब वह कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा था। मैं आश्वस्त होकर बिस्तर में चला गया। उसने अपनी कमीज उतारकर पास की खूंटी पर टांगी और मेरे करीब आकर बैठ गया। अब जब उसने अपने हाथ मेरे घुटने पर रखे तो मैंने महसूस किया कि उसकी हथेलियों की गर्मी लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर जमी बर्फ पिघलने लगी थी। वह मेरे पैरों के करीब अधलेटा हो गया और
उसने अपना सिर मेरे घुटने पर रख दिया। काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला। मैं भी न जाने किस उधेड़बुन में वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने मुंह खोला, बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नाहक आपको परेशान किया। उसके ऐसा कहते ही मानो जैसे कोई स्टिल दृश्य फिर से चलने फिरने लगा। किसी तनाव की अदृश्य सी डोर से बंधा हुआ सारा असबाब खुल बिखर कर फैल गया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और समझाने के स्वर में बोला, देखो, सिर्फ 3 घंटे की बात है, आराम से सो जाओ। मैं तो पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि सुबह होते ही मैं स्वयं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। मेरी आशा के विपरीत वह चौंक कर उठ बैठा। उसने झटके से मेरा हाथ अपनी पीठ से हटा दिया और चेहरे पर अजीब अविश्वास का सा भाव लाते हुए बोला, इसका मतलब आपको वो जगह मालूम है। मैं सकपकाया, लेकिन तुरंत ही संभलते हुए मैंने कहा, वह मुझे निश्चित जगह पर मिलेगा। सुबह आपको इस समय नहीं पता कि वह कहाँ है? बिल्कुल नहीं। उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है आपके पास? मैंने कहा ना, नहीं है। सुबह वह खुद हमसे मिलने वहाँ आएगा और तब हम अपने ही साथ उसे ले आएंगे। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? सारी शाम आप उसके साथ थे और आपने उससे पूछा तक नहीं कि रात को वह कहाँ रहेगा। फिर वही बात। अब मैं थोड़ा झल्लाने लगा था। बोला, तुम बच्चों जैसी जिद क्यों पकड़े हुए हो? मुझ पर यकीन करो, जो कुछ हमने किया है वह वही था जो ज़रूरी था। यदि इस स्थिति में हमारी जगह तुम भी होते तो वही करते जो हमने किया है। मैंने अनजाने में ही मैं की जगह हम का इस्तेमाल किया था और इस भूल का जो बिंब मुझे उसकी आंखों में दिखाई दिया वह बड़ा कटीला था। उससे अनजाने ही रात के वे बारीक तंतु कट गए जो रात को बीतने से रोके हुए थे। वह कपड़े बदल बत्ती बुझाकर मेरे पास आ लेटा और अंधेरे में मेरे दिमाग के उजाले और ज़्यादा साफ हो गए। वह तो तुरंत सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत देर तक जागता रहा, सारी बात पर फिर से सोचता रहा। घटना के तालाब में अपनी परछाई फिर से मैंने देखी। शाबान को मेरे पास आए 15 दिन हो चुके थे। ये 15 दिन उसने किस तरह बिताए ये मैं ही जानता था। मैं तो सवेरे 9 बजे घर से निकल जाता था। जब तक मैं निकलता तब तक वह बिस्तर में ही होता था और इस तरह होता था कि जैसे वह बस बिस्तर के लिए ही बना हो। मुझे लगता कि शाम को जब मैं घर वापस आऊँगा तब यह इसी तरह बिस्तर पर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब मैं लौटता तो कमरे की काया पलट मिलती। हर चीज़ साफ सुथरी करीने से रखी हुई। हल्के फुल्के रंग बिरंगे कपड़ों में मेरी मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ शाबान। रसोई में चाय के बर्तनों की खनक और ताज़ा खुले टीवी की आवाज़। घर में मेरे घुसते ही वह फुर्ती से उठ खड़ा होता और पूछता, क्या हुआ, कोई खबर मिली? नहीं। मेरे कहते ही वह जैसे किसी सन्यासी सा वितरागी हो जाता।
वापस टीवी के सामने जा बैठता और मेरे चाय के कप को मेरी ओर बढ़ाकर चाय पीने लगता। काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच चुप्पी रहती। फिर दिन की किसी घटना से मैं ही बात की शुरुआत करता। वह बातों में डूबता ज़रूर था, लेकिन बीच बीच में उसकी आँखों में ऐसा खालीपन उतर जाता कि मैं अजीब सी संवेदना से भर जाता, जैसे तालाब में तैरती अठखेलियाँ करती बत्तख पानी को फटकार कर अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालती, और उसकी गर्दन जब बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल सूखी होती है। ठीक उसी तरह शाबान भी मेरी बातों के बीच से कभी कभी असंतुष्ट सा होकर आंखें ऊपर उठाता था। मैं परेशान हो जाता था। मैं स्वयं में अखबारों या समाचारों की बातें करते समय खाड़ी युद्ध के किसी भी जिक्र से बचने की कोशिश करता, किंतु शाबान यह भी ताड़ जाता कि मैं क्या न कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उघड़ जाता। शाबान जिद्दा में काम कर रहे अपने छोटे भाई अरमान को लेकर चिंतित था। अरमान 2-3 साल पहले एक अस्पताल की नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया था। अरमान का करार शुरू में 3 साल के लिए था, लेकिन वह शुरू में ही इस तबीयत का था कि उसकी इच्छा बाहर से किसी देश में बस जाने की थी। वह बात करते समय भारत का इस्तेमाल अपने देश की जगह एक देश के रूप में ही किया करता था, लेकिन अरमान बहुत जिंदा दिल आदमी था। आदमी क्या, बल्कि आदमी बनने की प्रतिक्रिया में एक नवयुवक ही था, जिसके विचार कच्चे नहीं बल्कि सौंधे थे। वह जब यहाँ आता तो वहाँ की बहुत सी बातें मुझे बताता, और जब चला जाता तो बहुत याद आता था। असल में वह इस तरह का लड़का था कि जिससे बातें करते समय आदमी के लिए विचारों का उतना महत्व तो नहीं करता जितना स्नेह संबंधों का। ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने डकैत बनकर भी आए तो आप डरते खींचते नहीं हैं, बल्कि डकैत जीवन की विडंबनाएं, संवेदनाएं आपके सामने उजागर हो जाती है। आप उन व्यवस्थाओं पर सोचने लगते हैं जिनके चलते कोई व्यक्ति डकैत बन जाता है। यही अरमान अब हिंदुस्तान आने वाला था। आज से लगभग 1 महीना पहले उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि वह अगले महीने भारत आ रहा है, पर आने की सही तारीख उसने सूचित नहीं की थी। कहा था कि वह फ़ोन करके अपने आने की तारीख और जहाज़ का वक्त बाद में बताएगा। यही खबर मैंने खत के ज़रिए शाबान को दी थी और उसे लिख दिया था कि अरमान को बम्बई में ही लेने के लिए वह यहाँ आ जाए। थोड़े दिन हम लोग साथ साथ रहेंगे। फिर उसे लेकर वापस गांव लौट जाने की बात थी। शाबान पिछले 15 दिन से यहाँ था। शाबान की खासियत ये थी कि वह जब जिस काम में होता था तब बस उसी काम में होता था। यही कारण था कि पिछले दिनों वह केवल अरमान के इंतज़ार में था। वह हर शाम जब अगली सुबह के लिए नाश्ता वह साग सब्जी लेने जाता तो यही सोचकर सामान लाता था कि अगली सुबह अरमान भी हमारे साथ होगा। यहाँ तक कि पिछले इतवार को तो उसने अरमान के लिए खाना तक बनवा कर रख लिया था। वह खाना फिर शाम को मेरे नौकर के काम आया।
अरमान ने खत में लिख दिया था कि वह अपने आने की सूचना अपनी फ्लाइट तय होते ही अवश्य दे देगा। उसका फ़ोन मेरे दफ्तर में ही आया था। सऊदी अरब से आने वाले उस फ़ोन के बाबत मेरे साथी लोग भी जानते थे। इसी से बाहर से मेरे नाम पर आने वाले हर फ़ोन को पुस्तैदी से सुनने के लिए उसमें भी उतावलापन होता था। खाड़ी युद्ध की हलचलों ने यहाँ भी सभी को उस शख्स से जोड़ दिया था जो ऐसे में स्वयं साक्षात सऊदी अरब से यहाँ आ रहा था। लेकिन न अरमान की खबर आती और ना ही मैं घर लौटकर शाबान को खुश करने की अपनी कामना पूरी कर पाता। दिन भर के उसके इंतज़ार पर शाम को पानी फेरते हुए मैं भी अजीब तरलता में सन जाता था। इसी से रोज़ कहीं ना कहीं घूमने का हमारा इरादा हो जाता और हम शाम को घर से बाहर मुंबई के किसी इलाके में निश्चेष भटकने के लिए निकल पड़ते। अच्छी तरह घूम भटक कर हम लौटते, खाना खाते और दोनों ही इस बात पर चिंता करते रह जाते कि आखिर इस बार उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। प्रायः वह समय की पाबंदी और कार्यक्रमों की नियमितताओं का पालन किया करता था। अक्सर एक खास उम्र के बाद भाइयों या भाई बहनों के बीच इस तरह का लगाव नहीं रह पाता। रह भी जाता हो तो वह दिखाई नहीं देता। दुनियादारी और रिश्तों की अन्य परतें उन्हें ढक देती है। लेकिन यहाँ इस मामले में दो बातें थी। एक तो यही कि अरमान अकेला परदेश में जा बसा था। दूसरी यह कि शाबान थोड़ा भाइयों के किस्म का भी था। उसकी निगाह में अरमान अभी भी उसका छोटा भाई ही था और शाबान मन से जब अपने को अभी तक बड़ा हुआ स्वीकार नहीं पता था तो भला छोटे भाई को बड़ा हुआ कैसे मान लेता। इसके अलावा एक बात और थी, वह भी शाबान के लिए खासा महत्व रखती थी। पिछले दिनों शाबान के लिए बनारस की एक लड़की का रिश्ता आया था। लड़की के पिता बनारस में डॉक्टर थे। उनके 3 लड़कियां थीं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी। यह लड़की सबसे छोटी थी, बीए कर चुकी थी और अब घर में ही थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी। शाबान ने एक बार उसका एक फ़ोटो मुझे भी दिखाया था। लड़की वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आँखें इस तरह की थी कि उन्हें देखकर आप लड़की से कोई और बात न पूछ पाए और न बता पाए। तस्वीर तक में एक अजब सी कोमलता व्याप रही थी। लड़की की जैसे गंध तक तस्वीर में उतर आई हो। लेकिन शाबान के मन में न जाने क्या था। अपने पिता को उसने इस बार भी वही जवाब दिया जो पिछले सभी मामलों में वह अब तक देता आ रहा था। इस बार तो मैंने भी शाबान को समझाया था कि इससे अच्छी लड़की फिर तुझे नहीं मिलेगी। लेकिन शाबान की नज़र में न जाने लड़की की अच्छाई की क्या परिभाषा थी। वह तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके पिता ने काफ़ी कोशिश की उसे मनाने की। मुझे भी एक बार खत लिखा कि उसका मन टटोल कर देखा जाए। शाबान मेरा मित्र ही नहीं बल्कि मेरे लिए भाई जैसा था। हर तरह की बातचीत करता था। हम काफ़ी खुले तौर पर बातचीत करते थे, पर बस
यहाँ इसी मुद्दे पर हमारी राय अलग अलग रह जाती थी। वह कहता था कि फिलहाल अभी वह शादी करने की स्थिति में नहीं है, जबकि हालत यह थी कि उसके छोटे भाई अरमान तक के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। बनारस का यह रिश्ता एक रिश्तेदार के माध्यम से ही आया था और इस बार किसी को भी ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता था कि इसे अस्वीकार किया जाए। लेकिन शाबान ने न जाने मन में क्या ठान रखी थी। मैंने शाबान से एक बार पूछा था कि यदि उसे इस रिश्ते से इनकार ही है तो वह लड़की का फ़ोटो साथ में लिए क्यों घूम रहा है। और तब शाबान ने सारी बात बताई थी। लड़कियों के बारे में पत्थरों के ढेर सरीखे सख्त विचार रखने वाला शाबान भी यह मानता था कि इस लड़की को देखकर कोई भी लड़का शादी से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शाबान चाहता था कि इसका रिश्ता अरमान के लिए स्वीकार कर लिया जाए। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वह अरमान के आने के बाद उसे लेकर बनारस जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ था और यही कारण था कि अब शाबान अरमान की प्रतीक्षा में कुछ ज़्यादा ही बेसब्री से था। उसे इस बात का संतोष नहीं था कि वह अरमान के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लाया है, बल्कि उसे अपने रास्ते में आए इस मौके से, इस खूबसूरती से निजाम पानी थी कि किसी का दिल भी ना दुखे और बात भी रह जाए। इसी सबके चलते पिछले 10-15 दिनों से उसकी ज़िंदगी किसी हलचल के इंतज़ार में थी। और आज शाम को 4 बजे जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ शाम के डाक से आई एक चिट्ठी पढ़ रहा था, तब अचानक फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही अरमान की आवाज़ में पहचान गया, लेकिन आश्चर्य हुआ कि अरमान का फ़ोन सऊदी अरब से नहीं बल्कि यही मुंबई से आया था। वह मुंबई आ पहुंचा था। उसने बताया कि उसे अचानक प्लेन का टिकट मिला और उसे फ़ोन कर पाने का मौका ही नहीं मिला। वह एयरपोर्ट से ही बोल रहा था। मुझे अरमान के आने की जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा इस कल्पना में आनंद आ रहा था कि आज घर लौटकर मुझे शाबान को मायूस नहीं करना पड़ेगा। आज ही सुबह शाबान ने घर से चलते वक्त मुझसे कहा था, आज अरमान अवश्य आ जाएगा। लेकिन अब परसों ईद है और इससे पहले वह किसी भी सूरत में घर पहुंचना ही चाहेगा और अरमान आ गया था। मैंने फ़ोन पर अरमान से कहा, मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं, लेकिन मेरी जल्दबाजी से शायद अरमान को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वह एकाएक बोला, भैया आप एयरपोर्ट मत आइए, आप अपना दफ्तर पूरा कर लीजिए, मैं शाम को आपको मिलता हूँ। क्यों, अभी क्या कर रहे हो तुम? एयरपोर्ट पर इतनी देर क्या करोगे? मैंने कहा, भैया मेरे साथ एक दोस्त भी हैं, इनकी रात को फ्लाइट है, इन्हें छोड़ना है। हम पास ही एक होटल में जा रहे हैं। कौन सा होटल मुझे बताओ, मैं वहीं आता हूँ। आप? अच्छा, मेट्रो के पास आशियाना में आ जाएंगे, लेकिन मेट्रो तो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, वहाँ क्यों जा रहे हो? मेरे दोस्तों को यहाँ कुछ काम है, इसी से उधर जा रहा है। ठीक है, मैं
आधा घंटे में पहुंचता हूँ। मैंने उतावली और अपनेपन के मिले जुले स्वर में कहा, नहीं भैया, अभी हमें यहाँ सराह पर थोड़ी देर लगेगी। एक काम है, हम 8 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। आप आराम से ऑफिस के बाद ही वहाँ आ जाइए। लेकिन मैं असमंजस में था। हाँ, मैं मिलने पर आपको सब बताऊंगा। आप 8 बजे, पर शाबान क्या? शाबान भाई आपके साथ हैं? अभी उसे आश्चर्य हुआ। नहीं, वह घर पर ही इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। शाम को वह राह देखेगा। यह सुनते ही उसे जैसे इत्मीनान हुआ कि शाबान अभी यहाँ नहीं है। वह बोला, भैया मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप पहले होटल में मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 8 बजे के आसपास पहुँचता हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है भैया, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। मुझे लगा कि अरमान किसी उलझन में है, तभी शायद उसने यह भी नहीं सोचा कि शाम को दफ्तर से छूटने के बाद 8 बजे तक यहाँ क्या करूँगा। घर यहाँ से इतनी दूर था कि मैं न तो घर जाकर ही होटल पहुँच सकता था और न शाबान को किसी तरह खबर कर सकता था। वह बेचारा शाम होते ही वहाँ राह देखता बैठता रहेगा और मैं 8 बजे अरमान के पास पहुँच जाऊँगा तो घर पहुँचने में 10 बजेंगे। मुझे ताज्जुब था कि अरमान ने इतनी देर से आने के लिए कहा और यह भी आग्रह नहीं किया कि मैं शाबान को लेकर आऊँ या किसी तरह उसे खबर कर दूँ, बल्कि उसने तो मुझसे यह पूछकर उल्टे इत्मीनान किया कि शाबान कहीं मेरे साथ तो नहीं है। अरमान ने रात को 8 बजे मिलने के लिए कहा था, पर मैं लगभग 6:30 बजे ही दफ्तर से निकल लिया। शाबान तो घर पर बोरीवली में था, उसे खबर नहीं दी जा सकती थी। अतः जल्दी अरमान के होटल में पहुंचने की कोशिश में मैं मेट्रो की ओर चल पड़ा। मरीन ड्राइव पर पैदल ही कुछ देर टाइम पास करने के बाद मैंने एक जगह चाय पी और पैदल ही मेट्रो की ओर चल पड़ा। मेट्रो सिनेमा के सामने मस्जिद के नज़दीक आया तो सहसा आशियाना होटल के बोर्ड पर निगाह पड़ी। इस समय तक केवल 7:30 बजे थे। यद्यपि अरमान ने कहा था कि वह 8 बजे तक होटल में पहुंचेगा, फिर भी मैं होटल में दाखिल हो गया। काउंटर पर जाकर पूछा तो एक आदमी ने कमरा नंबर 204 की ओर इशारा कर दिया। अरमान कमरे में ही है, यह जानकर मैं आश्वस्त हुआ और उस तरफ बढ़ गया। हल्की सी दस्तक देते ही कमरा खुल गया। कमरा अरमान ने ही खोला। सहसा वह मुझे देखते ही थोड़ा हड़बड़ाया, किंतु फिर साज होकर मेरी ओर बढ़ा और आइए भैया कहता हुआ एक ओर को हट गया। मैं भीतर दाखिल हो गया और एक पल में ही सारा माजरा भाप गया। थोड़ा संकोच भी हुआ। अरमान के साथ कमरे में एक युवती भी थी और वे दोनों होटल के कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। लड़की गर्भवती थी, जो मुझे देखते ही उठने की कोशिश में बिस्तर पर जरा अधलेटी हुई। लड़की के हिलने पर भी उसके नज़दीक चादर की वह गोलाई उसी तरह से बनी हुई थी जहाँ से अरमान अभी अभी उठा था। लड़की के चेहरे पर झेप के चिन्ह थे। उसने गले तक चादर खींच ली। अरमान का ध्यान भी
अपने कपड़ों पर गया। उसे एक छोटी सी सफ़ेद ब्रीफ के पूरे खुले बटन एक ही बिस्तर में लड़की के साथ देखकर सोचने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था। मैं नज़रें झुकाए अपराधी सा बैठा रहा। लड़की उठी और बाथरूम में चली गई। अरमान ने भी खूंटी पर टंगा गाउन उतार कर लपेटा और फ़ोन पर 3 कॉफ़ी का ऑर्डर होटल के कैफेटेरिया में देकर सहजता से मेरे समीप आ बैठा। कैसे है भैया, कहकर उसने स्वयं ही अपनी यात्रा की परेशानी और अनिश्चय की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया। क्यों वह पहले जाने की सूचना न दे सका, क्यों वह एयरपोर्ट से यहाँ आया आदि वह अपने हिसाब से जल्दी जल्दी बताता रहा। पर मेरा ध्यान इस बात में था कि लड़की अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। शायद वह शावर बाथ ले रही थी। इस बीच अरमान और मुझे बातचीत का काफ़ी अवसर मिल गया। एकांत देखकर अरमान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और जल्दी जल्दी बोला, बहुत चुपचाप हैं भैया। चुपचाप मैं हूँ? हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम मिले भी तो इस तरह नंगे के गले भी ठीक से नहीं मिल सके। मैंने ज़रा व्यंग से कहा, भैया आप तो मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी, लेकिन शाबान भाई सिर्फ भाई है, वह मुझे नहीं समझेंगे। मेरे मन में आया कि इसे इसी वक्त यूं ही छोड़कर चला जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं था। मैं देखता रहा कि वह किस तरह सफाई से बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गया था। ये वही अरमान था जिसने कभी अपने चेहरे की पहली शेव मेरे शेविंग बॉक्स से मुझसे निर्देश लेकर बनाई थी। काफ़ी आ गई थी। अरमान ने एक प्याला मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा उसी की प्लेट लेकर उससे ढक दिया। तीसरा अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे पीने लगा। लेकिन अरमान, तुम अभी घर नहीं चलोगे तो सोचो मैं शाबान को क्या जवाब दूंगा। वह बेचारा तो सप्ताह से एक एक दिन तुम्हारे इंतज़ार में काट रहा है। भैया प्लीज़, आज आप कैसे भी उन्हें बहला देना। कल सुबह मैं आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे हैदराबाद की फ़्लाइट से इसे छोड़ना है, फिर मैं घर ही चलूँगा। मगर तुम इन्हें भी पर क्यों नहीं ले चलते? यह कहते हुए मुझे अपनी बात में थोड़ा आत्मीयता भरा शिष्टाचार घोलना पड़ा, क्योंकि इसी बीच बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वह भी बाहर आ गई थी और अब गीले बालों को तौलिए में लपेटते मेरे करीब कॉफ़ी का कप लेकर आ बैठी थी। उसने अब सहज हो जाने के बाद एक बार फिर अभिवादन किया था मुझे, और मुझे उसका चेहरा किसी ताज़ा नागपुरी संतरे की तरह रस भरा लगा। चेहरे पर अपरिचय यह विस्मय के भावों ने अब अपनेपन का रूप अख्तियार कर लिया था, और वह भी बातों ही बातों में मुझसे घुल मिल गई थी। अरमान ने उसे मेरा परिचय भी बड़े भाई और दोस्त ही कहकर दिया था। इससे लड़की उत्साहित होकर बेहद अपनत्व से बात कर रही थी। शायद भारत की ज़मीन पर अरमान के पहले परिचित या मित्र के रूप में मुझे पाकर वह अपना सारा संचित स्नेह मेरे सामने ही उड़ेल रही थी। मेरा ऐसा वैसा सोचना सब छिन्न भिन्न होकर तिरोहित हो गया था।
मैं भी मुग्ध सा उसकी बातों में रस लेने लगा था। वह बातों ही बातों में रास्ते के सफ़र की थकान और परेशानियों का जिक्र ठीक उसी तरह कर रही थी जैसे रिश्तेदारों से मिलने पर बताया जाता है। अरमान बीच बीच में दो चार शब्द बोलकर उसकी बातों को पूरा कर रहा था। दोनों मुझे बेहद भोले और पवित्र से लगे और यही कारण था कि सिर्फ एक शाम के लिए मैं शाबान को भी धोखा देने के लिए तैयार हो गया था। और अरमान के कहने पर मैंने आज उसके आ जाने की बात गुप्त ही रखने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद ही ईद होने के कारण शायद अरमान अपने भाई या परिवार वालों का मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसी से उसने इस बात को छिपाने का निर्णय किया होगा। कॉफ़ी पीकर उन दोनों की ज़रूरत दिक्कत पूछकर मैं वहाँ से निकल लिया। तय हुआ कि सुबह 8 बजे शाबान को लेकर एयरपोर्ट पर मिलूं और तभी अरमान के आने की बात जाहिर की जाए। लगभग 8:45 बजे मैं होटल से निकला तो मन में अजीब विचार आ जा रहे थे। घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। नौकर खाना बनाकर वह काम निपटा कर जा चुका था। शाबान दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठा हुआ था और रजिस्टर पर गाने सुन रहा था। मेरे पहुंचते ही उसने मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद इस तरह खाना परोसने में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे बेहद दुख हो रहा था पर मैं उसे कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि मैं अरमान को आश्वस्त कर आया था। हम दोनों ने खाना खाया और सड़क पर टहलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहे। अरमान की बात जानबूझकर न मैंने की न उसने ही जिक्र छेड़ा। फिर भी न जाने कैसा तनाव था कि उसका ध्यान भी उसी ओर था जिधर मेरा। उसने पूछा जरूर था कि आज इतनी देर कहाँ हुई, पर मैं भी ऐसे ही टाल गया। मैंने भरसक कोशिश की कि मुझे झूठ न बोलना पड़े और इसलिए मैं इधर उधर की बातें ही करता रहा। ऐसे किसी जिक्र से बचता रहा कि अरमान की बात बीच में आए। काफ़ी देर तक टहलने के बाद हम वापस आए। आज शाम को लौटने में देर हो जाने के कारण मैं तो ज़्यादा घूमने के पक्ष में नहीं था, लेकिन शाबान ने शायद मेरे इंतज़ार में सारी शाम बोर होते हुए ही बिताई थी, इसलिए उसका जल्दी लौटने का मन नहीं था। उसके आग्रह पर ही हम चहलकदमी करते रहे। घर लौटकर थोड़ी बहुत देर वह गाने सुनता रहा। फिर हम कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गए। लेटते ही शाबान के मुंह से शायद वही निकला जो सुबह से जबरन उसने जब्त किया हुआ था। वह बोला, आपको क्या कारण लगता है? अरमान क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं चुप रहा लेकिन बेचैन हो गया। वह फिर बोला, फ्लाइट तो वहाँ से बराबर आ रही है, यहाँ भी नहीं हो सकता कि उसे 15 दिन तक टिकट ही ना मिले, बल्कि बीच में तो कई एक्स्ट्रा फ्लाइट वहाँ से आई है। अखबारों में आया था कि वापस भारत लौटने के इच्छुक लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूतावास ने लड़ाई छिड़ने से पहले ही लोगों को भारत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए हैं। मैं फिर भी चुप रहा। अनमने से होकर शाबान ने एक पत्रिका में से उठा ली और उसके पन्ने पलटने लगा।
मैं भी खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद ही शाबान फिर बोला, वैसे लड़ाई की हलचलें अब तक धच्छस में तो नहीं पहुंची है। वहां से थोड़ी दूर बॉर्डर का एक इलाका है, वहां ज़रूर हड़बड़ी मची है। बाकी उस इलाके में तो अभी पूरी तरह सेफ है, जहां अरमान रहता है। अरमान ने लिखा था, आपको भी लिखा होगा। मैं चुप रहा। शाबान ही बोला, वहाँ वैसे एयरपोर्ट पर अरमान का एक मित्र है, इंडियन ही है। उसके कारण उसे टिकट मिलने में बहुत सहूलियत रहती है। घर में फ़ोन करने पर ही वह फ्लाइट का टिकट बुक कर देता है। हो सकता है इस समय इमरजेंसी हो या वह भी इंडिया आया हुआ हो। टिकट मिलने में तो कोई परेशानी नहीं होती, पर हो सकता है आजकल वार के कारण कोई दिक्कत हो। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बेहद असहज हो गया था। यह सब बातें ऐसी तो नहीं थी कि जिन्हें चुपचाप सुना जा सके। कहीं शाबान यह तो नहीं सोचने लगा कि खून का रिश्ता न होने के कारण मेरे मन में उसके भाई को लेकर कोई एहसास नहीं है, जबकि मेरे मन में क्या था यह मैं ही जानता था। जब्ती की यह हद थी, फिर भी मैं लेटा रह गया। बात बदलने और कुछ न कुछ कहने की गरज से मैंने कहना चाहा, मुझे लगता है कि यदि ईद की वजह से वहाँ पैसेंजर्स वेटिंग में ज़्यादा भी है तो कल तक कोई न कोई व्यवस्था अवश्य की जाएगी और कल अरमान आ जाएगा। लेकिन यह बात मैं केवल सोच पाया, बोला नहीं। मेरी स्थिति अजीब सी थी। मैं किसी भी स्तर पर अरमान के हक में शाबान के सामने झूठा भी नहीं पड़ना चाहता था। मैंने कहा, तुम क्या आज दिन में बहुत सो लिए हो? नहीं तो मैं तो दोपहर में मारवे पर घूमने चला गया था। तो फिर नींद नहीं आ रही तुम्हें? चलो अब सोते हैं। शाबान बोला, हाँ आपको तो नींद आ रही होगी, मैं बत्ती बुझाता हूँ। उसने आप पर ऐसा जोर देकर कहा कि मैं भीतर से परेशान हो गया। जाहिर था कि नींद न उसे आ रही थी और न मुझे। फिर भी मैं अपनी उलझन से बचने के लिए अंधेरा चाहता था और चाहता था पटा छेप शाबान की उलझन का। शाबान ने बत्ती बुझा दी और मेरे पास ही आ लेटा। अंधेरे में भी कनखियों से मैं महसूस कर रहा था कि उसकी दो कोड़ियों जैसी बड़ी आँखों में जड़े काले मोती अपलक छत को निहार रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से शाबान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शाबान तुम परेशान मत हो, सो जाओ, अरमान आ जाएगा। शाबान को जैसे करंट सा लगा, वह झटके से उठ बैठा। उसने दोनों कंधों से पकड़कर मुझे झकझोर डाला। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने लाइट जला दी। अविश्वास से मेरी ओर देखता हुआ मेरे सामने आ बैठा। आ गया है, यह कैसे हो सकता है? वह कहीं जाएगा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हो ही नहीं सकता। आप ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा यकीन करो, वह आ गया है। तुम आराम से सो, सुबह वह हम लोगों से मिलेगा। मैं नहीं मानता। वह बच्चों जैसी जिद कर बैठा। इसलिए तो तुम्हें बता नहीं सका था कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर अब तुम्हारी हालत देखकर बता रहा हूँ तो तुम मान नहीं रहे हो। है नहीं सकता। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूँ।
जन्म से उसे देख रहा हूँ। इंडिया पहुंचकर वह मुझसे मिले बिना एक मिनट नहीं रह सकता। 20 सालों तक जो ना हुआ हो, ज़रूरी तो नहीं कि वह कभी नहीं होगा। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। हम पहली बार बहुत से काम करते हैं, मैंने कहा। शाबान ने मुझे कंधे से पकड़कर झकझोर डाला, बोला, नहीं, यह मुमकिन ही नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और आप तो उसे मुझसे भी ज़्यादा चाहते हैं। यदि आपसे वह मिलता तो आप उसे लिए बिना घर कैसे आते? शाबान, इन बातों का इस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम सो जाओ। वह अभी कहाँ है? एयरपोर्ट पर, होटल में? कौन से होटल में? चलिए, हम अभी वहाँ चलेंगे। मुझे मालूम नहीं कौन से होटल में है। यह कैसे हो सकता है? उसने मुझे फ़ोन पर बताया था। वह होटल में है। यह नहीं हो सकता। खाइए मेरी कसम, तुम्हारी कसम। शाबान। शाबान फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन बस अब उसका मुंह ही बंद था। बाकी जर्रे जर्रे से वह बोल रहा था। भाई के लिए भाई के इन जज्बातों को ज़्यादा देर नहीं देख पाया मैं, क्योंकि शाबान ने एकाएक कमरे की बत्ती बुझा दी और झट से चादर में मुंह ढाँप कर लेट गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। शाबान ने न जाने कैसा दम साधा था, कोई आहट तक नहीं आ रही थी। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई। मैं नहा धोकर जब कमरे में आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि शाबान इत्मीनान से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। मेरे आने के बाद भी वह उसी तरह बैठा रहा, न उठा और न कुछ बोला। मैंने झुझलाकर घड़ी देखते हुए कहा, शाबान, 8:30 बजे हैं और आधा घंटे में हम निकलेंगे। तुम तैयार तो हो जाओ, देर हो जाएगी। शाबान ने मेरी ओर देखा तक नहीं, वह बैठा हुआ उसी तरह अखबार पढ़ता रहा। फिर लापरवाही से बोला, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, वहाँ अरमान तुम्हारी राह देख रहा होगा। तुम मिलोगे नहीं उससे? नहीं, वह मेरी राह नहीं देख रहा होगा। मैं जानता हूँ तुम उससे नाराज हो, पर वह तुम्हारा छोटा भाई है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, और तुम तो बड़े भाई हो। तुम्हें तो हक ही नहीं है छोटे भाई पर नाराज होने का। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन शाबान नहीं उठा। वह भी जिद पर अड़ गया। उसने मुझसे साफ कह दिया कि वह अरमान का इंतज़ार अब नहीं कर रहा है, वह घर में ही है। यदि अरमान को मिलना हो तो वह यहाँ आ जाए। मेरे बहुत समझाने पर भी शाबान राज़ी नहीं हुआ। भावुक लोगों की जिद भी तो ऐसी ही होती है। मैं सोचता हुआ अकेले ही निकलने के लिए विवश हुआ। मुझे ऑफिस जाने से पहले अरमान के पास होटल आशियाना में जाना था। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, अरमान बाहर नीचे ही मिल गया। वह शायद कोई फ़ोन करने के लिए होटल के काउंटर पर आया हुआ था। मुझे एक असमंजस की स्थिति में मिला। वह उसके चेहरे पर यह जानने की उत्सुकता थी कि शाबान को उसके आने की खबर लगी या नहीं। शाबान अभी कहाँ है और कैसा है? मैंने उसे सारी जानकारी संक्षेप में दी और यह भी बताया कि मैं
उसके आ जाने का राज शाबान से नहीं छिपा सका। इससे उसे बूढ़ी मायूसी हुई, लेकिन अरमान के चेहरे पर मायूसी ही नहीं बल्कि उलझनों का जाल सा दिखाई दे रहा था। वह बुझे से स्वर में बोला, भैया मुझे आपसे बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसे साथ ही लेकर होटल की लॉबी में पड़े सोफे पर बैठ गया। अरमान बहुत परेशान दिख रहा था। थोड़ा रुक रुक कर बोला, भैया आरती नहीं आई गई क्या? क्यों नहीं गई? मैं सारी बात समझकर आश्चर्य से बोला। यद्यपि मुझे यह पहली ही बार पता चला कि अरमान के साथ आई उस युवती का नाम आरती है। मुझे लगा कि शायद इसी वजह से अरमान आरती को अपने घर वालों से मिलवाने में हिचकिचा रहा है कि एक हिंदू युवती से इश्क कर बैठा है, और इश्क भी ऐसा कि तमाम हदें पार कर ली है। कहाँ ले जाएगा? जहाँ जाए। लोग बहू का मुंह बाद में, पहले पेट देखेंगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? गई क्यों नहीं? अरमान बोला, हमने रात को उसके घर हैदराबाद फ़ोन किया था। उसके माता पिता हैदराबाद में ही नहीं, बाद में किसी और परिचित से खबर लगी कि वे लोग दक्षिण की यात्रा पर 1 महीने के लिए घूमने गए हुए हैं। ऐसे में आरती ने हैदराबाद जाने से इनकार कर दिया। अब समस्या यह है कि इसे कहाँ रखें। क्या मतलब? मैंने थोड़ा बेरुखी से कहा, और कहा, रखोगे? घर चलो, शाबान भाई इंतज़ार में है। साथ में इसे गांव लेकर जाना है। कहाँ आरती? ऊपर कमरे में ही है, चलिए वहीं चलते हैं। कहते हुए वह उठ गया। मैं भी साथ ही उठा। अरमान की समस्या वास्तव में जटिल थी। आरती बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के उसके साथ भारत आई थी। उसी की वजह से उन लोगों को आने में देर भी हुई थी, और अनिश्चित की स्थिति भी इसी वजह से पैदा हुई। यही कारण था कि अरमान अपने सही कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने के मामले में भी कशमकश में रहा। अब शाबान की नाराज़गी एक और थी जिससे पार पाना था, पर उससे कहीं बड़ी समस्या थी कि आरती को कहाँ रखा जाए। मेरे इस सुझाव को अरमान मानने पर राज़ी नहीं हुआ कि उसे बेहिचक पर ले जाकर पापा से मिलवा दे और अपनी भूल या संयोग जो भी है उसे जाहिर कर दे। लेकिन अरमान इस बारे में भी काफ़ी परेशान था कि आरती के साथ उसके संबंध को लेकर जो भी वस्तुस्थिति हो उसे आसानी से हजम करने के लिए संभवत कोई तैयार नहीं होता। मैं स्वयं भी इस बात को लेकर अरमान को आड़े हाथों लेने का मौका तलाश रहा था। यह मौका मुझे मिल गया जब आरती को वहीं होटल में आराम करने के लिए छोड़ हम दोनों बाहर निकले। मैंने अब ऑफिस जाने का इरादा छोड़ दिया था, और हम दोनों ने यही तय किया कि आरती को दोपहर का खाना खिलाकर हम शाबान के पास चलेंगे। आरती भी 3 साल के करार पर सऊदी अरब में उसी अस्पताल में काम करने के लिए गई हुई थी जहां अरमान तकनीशियन की हैसियत से काम करता था। उसकी पहचान वहीं आरती के साथ हुई। आरती हैदराबाद की रहने वाली थी, और जाहिर है कि आरंभ में सिर्फ भारतीय होने का संयोग ही दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। बाद में अपने वतन से और अपने घर
परिवार से दूर होने का एहसास दोनों को अंतरंगता की ओर खींचता रहा, यहाँ तक कि शरीरों की आग भी रोकी ना जा सकी और दोनों इस अंजाम तक पहुँच गए। अरमान से सारी बात जानकर भी इस बात का अचंभा मुझे होता रहा कि नर्स होते हुए भी आरती ने शरीर के स्तर पर इस तरह का खतरा क्यों ओढ़ लिया। यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस उम्र का तकाजा दो जवान शरीर को नज़दीक ला सकता है। अपने देश से बाहर रह रहे युवक के लिए यह कोई अनहोनी भी नहीं है कि क्यों उसने एक कुंवारी लड़की से शरीर के संबंध बना लिए और अरमान जैसे सुदर्शन और स्मार्ट लड़के के प्रेम में पड़कर आरती ने जो कुछ कर लिया उसके लिए उसे भी दोषी नहीं ठहरा रहा था मैं। लेकिन फिर भी यह सवाल तो था कि आखिर उन लोगों ने क्या सोचकर आरती के गर्भ में उस बीज को आने दिया और संयोग से आ जाने पर क्यों उसे रहने दिया, और यदि रहने दिया तो फिर दुनिया के सामने इस सच को लाने में हिचकिचा क्यों रहे थे। आखिर उनके मन में क्या था? क्या अरमान आरती के शरीर के साथ बस उसे बहला फुसला कर खेल लिया था और अब किसी तरह उससे छुटकारा पाना चाहता था? क्या वह आरती को धोखा देने का इरादा रखता था? क्या आरती को अरमान की नीयत पर संदेह हो गया था और इसी से उसने अपने गर्द में जानबूझकर जीव पलने दिया कि उसे आधार बनाकर बाद में अरमान को विवाह के लिए विवश कर सके। मैं बीच बीच में न जाने क्या क्या सोचता रह जाता और फिर जब अरमान मुझे खोया हुआ देखता तो वह भी गंभीर हो जाता। शायद उसे लगता हो कि मैं उसके कारण परेशान हूँ और कोई युक्ति न सोच पाने पर चिंतित हूँ। वातावरण को ज़्यादा गंभीर होने से बचाने के लिए ही अरमान ने जेब से कुछ कागज़ निकाले और उन्हीं के बीच रखे हुए कुछ फ़ोटो भी मुझे दिखाए। फ़ोटो अरमान और उसके कुछ मित्रों के थे जो उन लोगों ने मक्का में कहीं घूमते हुए खींचे थे। फिर हम बाज़ार की ओर निकल पड़े। अरमान के पास कुछ डॉलर्स थे जो उसे रुपये में बदलवाने थे। मैं कालबा देवी के कुछ ऐसे व्यापारियों से परिचित था जो करेंसी बदलने का काम करते थे। हम लोग उसी ओर चल दिए। मंगलदास मार्केट में मेरा एक मित्र था जिसकी कपड़े की दुकान थी। वह MBA पास युवक था, परंतु अपने पिता के साथ उनके कारोबार को संभालने की गरज से ही दुकान पर बैठा रहता था। उसने कभी कोई नौकरी नहीं की थी। मेरा परिचय उससे वर्षों पुराना था। बातों ही बातों में एक बार उसने मुझे बताया था कि उसके कुछ परिचित व्यापारी लोग अवैध रूप से करेंसी के लेन देन का काम करते हैं। उन लोगों की मिली भगत मुंबई के कुछ विदेशी बैंकों व स्थानीय बैंकों के लोगों से होती है, जिसके कारण उन्हें रुपये के लेन देन में भी अच्छा मुनाफा होता है। विदेश से आने वाले लोग प्रायः अपनी घोषित मुद्रा के अलावा भी डॉलर, पाउंड या अन्य नोट छिपा कर ले आते थे और उसे यहाँ अवैध रूप से बदलवा लेने पर उन्हें भारी मुनाफा हो जाता था। नोटों को कपड़े में या सामान में छिपाकर लाने में कोई विशेष असुविधा भी नहीं होती थी। हमें दुकान में
घुसता देखते ही नितिन खुश हो गया और आगे बढ़कर उसने हाथ मिलाया। कई बार उसके पास आते जाते रहने से उसके पिता भी मुझसे परिचित थे, अतः वह मेरे अभिवादन का जवाब देकर अपने काम में लग गए। नितिन ने हम लोगों से पूछे बिना ही दुकान के नौकर को पानी और साथ में ठंडा पेय लाने के लिए बाहर भेज दिया। फिर अरमान की ओर मुखातिब हुआ। मैंने अरमान से उसका परिचय करवाया। इशारों ही इशारों में नितिन हमारे आने का प्रयोजन समझ गया। उसने पास ही रखे फ़ोन पर कोई नंबर मिलाकर स्पष्ट सी बातचीत किसी कूट भाषा में थी जिसे हम लोगों के लिए समझना संभव नहीं था। फिर भी हम नितिन के चेहरे पर आए उतार चढ़ाव को गौर से देख रहे थे। पल भर में नितिन ने मेरी ओर देखा और हमें भीतर की ओर आने का इशारा किया। दुकान के भीतर भाग में जाकर उसकी और अरमान की कोई संक्षिप्त सी बातचीत हुई। अरमान मेरे कान में कुछ बुदबुदाया। वह ज़्यादा आश्वस्त सा नहीं दिख रहा था। नितिन के किसी काम से बाहर जाते ही अरमान ने मुझे बताया कि नितिन डॉलर के बदले में जो रुपये देने की पेशकश कर रहा है वह काफ़ी कम है। मैंने अरमान से कहा कि हम लोग बाज़ार में जाकर पूछताछ कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम नितिन से ही सौदा करें। नितिन तो मेरा दोस्त था, इसी से मैं उसके पास अरमान को ले गया था। ऐसे सौदे किसी परिचित व्यक्ति के साथ करना ही निरापद रहता है, क्योंकि अजनबी लोगों से इस लेन देन की बात करना खतरनाक भी था और जोखिम भरा भी। मुंबई में एक तो पुलिस भी ऐसे लोगों की तलाश में रहती ही है, दूसरे कई गैरकानूनी काम करने वाले गिरोहों के लोग भी विदेश से आने वाले इन जोखिम उठाने वाले नागरिकों की हरकत का जेबा फ़ायदा उठाते हैं। मैं इस तरह के किस्से भी दो एक बार सुन चुका था कि व्यापारी लोग करेंसी के भुगतान के बाद सीधे साधे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें गैरकानूनी कारोबार की जानकारी लग जाने के बाद उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहता। मैंने इसी ख्याल से अरमान को ज़्यादा जोखिम न लेने के लिए कहा, पर वह आश्वस्त नहीं था। नितिन का प्रस्ताव उसे बहुत नुकसान वाला प्रतीत हो रहा था। अंततः विवश होकर मैंने उससे कह दिया कि वह चाहे तो हम बाज़ार में और जानकारी करने के लिए चलेंगे। नितिन से विदा लेकर हाथ मिलाकर हम उसकी दुकान से बाहर निकल लिए। नितिन ने जाते जाते हमसे फिर कहा कि यदि कोई दिक्कत हो या ज़रूरत पड़े तो हम उसे फ़ोन कर ले। उसने मुझे अलग से जाकर धीरे से बताया था कि वह क्योंकि स्वयं यह कार्य नहीं करता, किसी दूसरे व्यापारी के माध्यम से करना पड़ता है, इसलिए बीच में उसका भी मुनाफा होने के कारण वह ज़्यादा दर नहीं दे पाता। उसने भी यही कहा कि हम बाज़ार में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो स्वयं ही यह लेन देन करता हो। बाज़ार में घूमते हुए हम आगे बढ़ चले। भीड़ भरे इलाके की उन सटी हुई दुकानों के सामने से निकलते हुए एक दुकान के सामने अरमान पल भर को ठहरा। दुकान के सामने ही पटरी पर कुछ विदेशी आयातित सामान का ठेला लगाए हुए एक व्यक्ति से अरमान की बातचीत हुई और
पल भर में वह आदमी जेबों में हाथ डालकर हमारे साथ चल पड़ा। उसने सामने गन्ने के रस की दुकान में बैठे एक लड़के को अपने ठेले के पास जाने का इशारा किया और हम लोगों को लेकर एक गली की ओर मुड़ गया। भीड़ भाड़ इलाके में कुछ देर चलने के बाद वह एक तंग जीने में हम लोगों को ले गया। वहाँ कुछ सीढ़ियाँ चलकर पल भर को वह रुका। अरमान की उसके साथ इशारों और स्पष्ट सी फारसी में कुछ बातचीत हुई। उसके बाद वह हम लोगों को वहीं छोड़कर चला गया। हम लोग अंधेरी तंग सीढ़ियों पर रुमाल बिछाकर बैठ गए। मुझे इस बात का भय था कि यह अनजान आदमी कहीं हमें किसी तरह धोखा न दे दे, किंतु न जाने क्यों अरमान यहाँ ज्यादा निश्चित और आश्वस्त था। शायद उस व्यक्ति की व्यवस्था भरी बातचीत से अरमान को यह भरोसा हो गया था कि यह उसका रोज का काम है। हम 10-15 मिनट बैठे रहे। कोई 20 मिनट के बाद एक लड़का वहां आया और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा। हम उसके पीछे पीछे साथ में बढ़े। ये वही लड़का था जिसे गन्ने के रस की दुकान से बुलाकर पहले वाले आदमी ने वहां बैठने का इशारा किया था। लड़का मिलिट्री रंग की खाकी सी कमीज पहने हुए था और मैली सी सफ़ेद पैंट थी जो पाजामे की तरह दिखाई देती थी। लड़के ने 4-5 सीढ़ी और ऊपर चढ़कर झटपट अपने कपड़ों के भीतर से नोटों की 7 गड्डियाँ निकाली और अरमान की ओर बढ़ा दी। अरमान ने गड्डियों को एक पल के लिए उलट पलट कर देखा और बिना गिने ही मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने सकपकाते हुए उन्हें हाथ में लिया। अगले ही क्षण अरमान ने अपनी बेल्ट खोलकर पैंट नीचे खिसकाई और अपने अंडरवियर के भीतर गड्डियों को ठूसने लगा। उधर लड़का भी अरमान के लिए कुछ डॉलर के नोटों को मोड़कर अपनी कोरियन नायलॉन की चड्डी के भीतर रख रहा था। पलक झपकते ही दोनों अपने कपड़े ठीक करके सीढ़ियाँ उतर रहे थे। लड़का उछलता कूदता 9-2-11 हो गया। अरमान के चेहरे पर भी अजीब सी चमक थी। हम लोग पैदल ही टहलते हुए बाजार से वापस हो लिए। मुख्य बाजार में आकर अरमान ने कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा और फिर होटल के लिए टैक्सी पकड़ ली। मैं खामोश था और सोच रहा था कि दौलत की इस खुली आमद का आकर्षक ही शायद हमारे देश के लोगों को विदेशी माहौल के लिए उकसाता है। हम अपनी मिट्टी, अपने लोगों को बिसराकर उस माहौल में जाने को उद्यत हो जाते हैं जहाँ न हमारी संस्कृति हमारे साथ होती है और न ही संस्कार। लेकिन तभी मुझे लगता कि शायद इंसानियत और इंसान की एक सार्वभौमिक व्याख्या गढ़ने के लिए संस्कारों और संस्कृतियों का यह पलायन भी हो अवश्य है। अन्यथा इंसान केवल संकीर्ण कबीलों में बढ़कर रह जाता है। फासीवाद जैसी अवस्थाएं तभी तो जन्म लेती है जब हम एक कुएं के मेढकों की भांति अपने प्रभामंडल को ही संपूर्ण दुनिया समझने लगते हैं। मेरी रुचि अब यह जानने में थी कि समाजों, संस्कारों के कायदे और संबंधों को धन दौलत के लिए जोखिम उठाकर तोड़ने वाला अरमान
रिश्ते के बंधनों पर किस बेबाकी से काम लेता है, आखिर क्या फैसला करता है वह अपनी मित्र आरती के भविष्य के लिए। हम जब होटल में पहुंचे तो आरती वीडियो पर कोई फिल्म देख रही थी। देर भी काफ़ी हो गई थी। हमने कमरे में ही मंगवा कर खाना खाया और इत्मीनान से बैठ गए। आरती अब तक काफ़ी सहज हो चुकी थी और शायद अरमान के चेहरे पर आई चमक और तसल्ली उसने भी पढ़ ली थी। स्त्री कुदरतन ही यह खूबी करती है कि वह अपने इर्द गिर्द रहने वाले पुरुष, चाहे वह पिता हो, पति हो, मित्र हो, पुत्र हो या कोई और, उसके मनोभावों को बड़ी सहजता से ताड़ लेती है। पुरुष का दुख स्त्री के कलेजे में परछाई बनकर दिख जाता है तो उसका सुख भी समीपवर्ती स्त्री की आंखों में तसल्ली के तंतु उगा देता है। यह गुण भी वह असंख्य गुणों में से एक है जो प्रकृति ने पुरुष की नज़र बचाकर स्त्री को दिए हैं। कुछ देर के बाद मुझे यह स्पष्ट हो गया कि अरमान के मन में आरती को लेकर जो भी उधेड़ बुन है वह एक निहायत ही अलग किस्म की है। उसकी उलझी उलझी बातों से जो तस्वीर मेरे दिमाग में बनी थी वह ये थी कि आरती को लेकर अरमान की परेशानी केवल सामयिक ही नहीं है बल्कि और भी गुत्थियां हैं जो अरमान फुर्सत से सुलझाना चाहता है और इसके लिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत भी है। वह पहले ही कह चुका था कि वह शाबान की तुलना में मुझसे ज़्यादा समझदारी की अपेक्षा रखता है और उसे उम्मीद थी कि मेरी ओर से उसे केवल सलाह ही नहीं उपेक्षित सहयोग भी मिलेगा। शाबान उसका जान से भी प्यारा भाई था, परंतु वह बेहद भावुक था और वह किसी भी निर्णय में भावुकता घोलकर अरमान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। मेरे और अरमान के रिश्ते दोस्ताना थे और वह मुझसे खुलकर पाता था, ऐसा उसे लगता था। मैं नहीं जानता था कि यह मेरी कमजोरी थी या मजबूरी, क्योंकि आखिर यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे लोग अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सके तो यह कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। दुनियादारी की दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं। अपराधी का किसी भी स्थिति में साथ देने वाले अपराधी ही माने जाते हैं, मगर अपराध शास्त्र के जानकार यही भी तो मानते हैं कि अपने फायदे में खरे और खोटे लोग होते ही हैं और इसीलिए इंसान अपनी कारगुजारी की छाया में उसी पल देखा जाना चाहिए जब वह कारगुजारी के उस दौर में हो, वरना उससे पहले और उसके बाद तो वह भी अलग हो सकता है। और अपराध कैसा? 20 साल की एक अविवाहित लड़की को विश्वास में लेकर शारीरिक संसर्ग करना और नैसर्गिक रूप से उसे गर्भवती बना देना, इतना ही न, इसे अपराध कौन से व्याकरण से कहा जाए, इस पर मतभेद की काफ़ी गुंजाइश थी। मगर प्रकृति ने कभी औरत और पुरुष के संसर्ग को अनैतिक माना होता तो ये सृष्टि ही न होती। नैतिक और अनैतिक तो हमारे रचे हुए पर्दे हैं जिससे अपना जीवन मंत्र हम सजाते हैं। वक्त का दरिया बहता हुआ दिखाने के लिए यह तय करना था कि शाबान के पास चलने के लिए आरती को साथ लिया जाए या नहीं। आरती दिन भर होटल में बोर होती रही थी। उद्धपति शरीर से वह आराम की ही
दरकार रखती थी, पर न जाने क्यों उसकी इच्छा थी कि वह भी साथ चले।